हेलो एवरीवन, वेलकम टू आर्यव्रत एकेडमी। आज के सेशन की हम शुरुआत करते हैं करंट अफेयर की क्लास से। आपका फर्स्ट सेशन रहने वाला है करंट अफेयर पर बेस्ड और स्टार्ट करते हैं करंट अफेयर का अप्रैल मंथ से। गेटिंग? गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग राहुल। गुड इवनिंग शिवपाल। वेरी गुड इवनिंग। सेशन को स्टार्ट करते हैं। सब लोग कनेक्ट हो जाइए जल्दी से और करंट अफेयर्स का स्टार्ट करते हैं सेशन विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम। चलिए, तो फर्स्ट न्यूज़ रहेगी अभी हाल ही में जो दिल्ली सरकार है वहाँ पे मुख्यमंत्री महिला योजना स्टार्ट की गई है। क्या? मुख्यमंत्री महिला। हाँ जी, स्टार्ट करें। मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना। तो हाल ही में कहाँ पर स्टार्ट हुई है ये? न्यू दिल्ली में, नई दिल्ली में हुई है। अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या है इस योजना को स्टार्ट करने का? इसका जो ऑब्जेक्टिव है कि दिल्ली में रहने वाली जो महिलाएं हैं जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं उन्हें 1,000 रुपये की सहायता प्रदान करने हेतु 1,000 रुपये जो है वो उन महिलाओं के खाते में दिए जाएंगे, उसमें ट्रांसफ़र किए जाएंगे। तो कंडीशंस, इसके अंदर भी कंडीशंस हैं कि किन महिलाओं को ये जो योजना है उसका लाभ मिलेगा। तो सबसे पहले है कि 3 लाख से जिनकी इनकम कम होगी, है ना, 3 लाख से जिसकी इनकम जो है, जिस परिवार की इनकम कम है 3 लाख से, जैसे होता है ना अभी गवर्नमेंट ने EWS का फिक्स कर दिया, तो सेम यहाँ पर है। इस योजना की जो ये स्कीम है इसका लाभ लेने वाले जो लाभान्वित महिलाएं हैं, ओनली ऑन दिल्ली में रहने वाली जो महिलाएं हैं उनके लिए तो 1,000 रुपये की आर्थिक जो है वो सहायता इसमें प्रदान की जाएगी। तो मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना जो है वो न्यू दिल्ली में होगी। गुड इवनिंग अदिति, गुड इवनिंग। चलिए, नंबर 1। नंबर 2, अभी 1 अप्रैल 1936 को, वैसे 1 अप्रैल को अपन कौन सा डे सेलिब्रेट करते हैं? उत्कल दिवस। ठीक है, उत्कल दिवस। उत्कल दिवस क्यों किया जाता है? किस स्टेट से रिलेटेड है? तो इस दिन 1 अप्रैल 1936 को फॉर्मेशन हुआ था किसका? ओडिशा का। ओडिशा का फॉर्मेशन यानी ओडिशा का क्या हुआ था? फॉर्मेशन, या अपन बोल सकते हैं गठन हुआ था इस टाइम। 1 अप्रैल 1936 जो है वो ओडिशा राज्य जो है वो अस्तित्व में आया। तो इस दिवस को उत्कल दिवस के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की। फर्स्ट न्यूज़ मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना, नंबर 2 उत्कल दिवस की बात करी। नंबर 3 पे बात करते हैं। अभी यूनाइटेड नेशन है, तो उसमें अभी अंतर्राष्ट्रीय जो बाजरा वर्ष था उसका समापन हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय बाजरा, जिसे हम इंग्लिश में मिलेट कहते हैं, और 2023 को ही इंटरनेशनल ईयर अनाउंस किया था यूएन ने। गेटिंग? इंटरनेशनल जो ईयर है वो उसे अनाउंस किया था। इंटरनेशनल ईयर जो है वो अनाउंस हुआ था 2023 को। तो अभी हाल ही में इसका जो समापन है, ये समापन कहाँ पर हुआ है? समापन कहाँ हुआ है? रोम में हुआ है। रोम, ठीक है, रोम में हुआ है। अब इसका रोम में क्यों हुआ है आपको पता होगा। FAO, तो फूड एंड एग्रीकल्चर जो ऑर्गेनाइजेशन है, FAO जो कि 1945 के अंदर अस्तित्व में आया, इसका जो हेडक्वार्टर है वो इटली रोम में है। इटली रोम, ठीक है।
और यूएन ने एफएओ का क्या ऑब्जेक्टिव है कि इसको ऑर्गेनाइज किया, इसको फॉर्म में लाया गया। क्यों? क्योंकि जो भी हमारा जो हंगर इंडेक्स होता है, तो पोवर्टी हंगर इंडेक्स जो होता है वो इसी रिपोर्ट के ऊपर आधारित सारे इंडेक्स हमारे तैयार होते हैं। जो हमारे पोवर्टी या हंगर इंडेक्स जो होता है ना, भुखमरी में हमारी कौन सी रैंकिंग आती है, भुखमरी रैंकिंग जब हम पढ़ते हैं तो ये सब एफएओ के द्वारा डिसाइड किया जाता है, जो कि यूएन यूनाइटेड नेशन के द्वारा बना हुआ ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि 1945 में अस्तित्व में आया और हेडक्वार्टर इटली रोम में है। और आपसे पूछ लेगा कि अंतर्राष्ट्रीय बाजरा का जो समापन समारोह है वो कहाँ हुआ है? रोम में हुआ है। इंटरनेशनल ईयर जो है वो 2023 को बाजरा वर्ष अनाउंस किया गया था। अब मुझे कमेंट में बताएंगे कि 2024 को कौन सा ईयर जो है वो अनाउंस किया है हमारी गवर्नमेंट ने। जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसने 2024 को किस ईयर के नाम से अनाउंस या घोषित किया है 2024 को? चलिए मूव ऑन नेक्स्ट न्यूज़। अब हमारी नेक्स्ट न्यूज़ क्या आ जाती है? हमने फर्स्ट न्यूज़ डिस्कस की उत्कल, उससे पहले अभी एफएओ। बात करते हैं रीसा की। रीसा जो आदिवासी महिलाओं का क्या होता है? आदिवासी महिलाओं द्वारा पहना जाने वाला, आदिवासी महिलाओं के द्वारा पहना जाने वाला एक रीसा स्टॉल के रूप में आप कह सकते हो, ठीक है। जो गले में स्कार्फ डालते हैं ना, तो वो तो आदिवासी महिलाएं वियर करते हैं। और रीसा का जो है ये कहाँ का है प्रोडक्ट? त्रिपुरा, ठीक है। त्रिपुरा को अभी क्या मिला है? जीआई टैग मिला है। जीआई टैग जो है 1999 के अंदर एक्ट आया, ठीक है। भारत का फर्स्ट प्रोडक्ट जिसे जीआई टैग से नवाजा गया वो दार्जिलिंग की चाय थी, है ना, दार्जिलिंग टी, ठीक। और अभी हाल ही में त्रिपुरा के अभी 3 प्रोडक्ट और हैं। अभी रीसा, माताबारी प्रसाद, एक तो है माताबाई पेरा प्रसाद, नंबर 2 रिगनाई पचरा, रिगनाई पचरा, और एक ये आ जाता है आपका रीसा, ठीक है। रिगनाई पचरा ये हाथ से बुना हुआ, जो हाथ से बुनाई की जाती है परिधान, ठीक है। रिगनाई पचरा। माता बारी प्रसाद जो है ये एक त्रिपुरेश्वरी मंदिर का प्रसाद है, जिसे जीआई टैग की लिस्ट में अभी त्रिपुरा का है ये, और इसे हाल ही में क्या किया है? इंक्लूड किया गया है जीआई टैग में, ठीक है। और जीआई टैग का जो एक्ट आया है वो कब पास हुआ था? 1999 में। और फर्स्ट जो प्रोडक्ट था हमारा, फर्स्ट जो प्रोडक्ट था वो दार्जिलिंग की टी, ठीक है, दार्जिलिंग टी था। तो ये आदिवासी महिलाओं के द्वारा रीसा वियर किया जाता है, पहना जाता है। गेटिंग? चलिए बात करते हैं निम्मू पदम दार्चा। निम्मू पदम दार्चा जो सड़क है वो किन 2 राज्यों को जोड़ती है या किस केंद्र शासित प्रदेश को जोड़ती है? तो ये लद्दाख को हिमाचल प्रदेश से कनेक्ट करती है, ठीक है, हिमाचल प्रदेश। एचपी मतलब हिमाचल प्रदेश। निम्मू पदम दार्चा जो सड़क परियोजना है, सड़क या निर्माण है कह सकते हैं, ये लद्दाख और हिमाचल प्रदेश को जोड़ती है। और ये शिंकुला सुरंग से, शिंकुला कौन सी सुरंग? शिंकुला सुरंग से होकर गुजरती है, शिंकुला सुरंग। और ये शिंकुला जो सुरंग है अब वो कहाँ पर है?
लद्दाख में या एचपी में? तो ये एचपी में यानी कि हिमाचल प्रदेश के अंदर अवस्थित है। हिमाचल प्रदेश के अंदर क्या है, ये अवस्थित है, जो कि शिंकुला सुरंग से होकर के जाती है। कौन सी? निम्मू पदम दारचा सड़क। अब मुझे बताइए कि जो निम्मू पदम दारचा जो सड़क है, इसको कौन से ऑर्गेनाइजेशन ने इसका जो कंस्ट्रक्शन का वर्क है वो स्टार्ट किया था? तो इसके लिए बना होता है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हम कहते हैं BRO, जिसे हम क्या कहते हैं? BRO, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। थोड़ी सी बात कर लेते हैं इसके बारे में, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन क्या है? BRO, ठीक है, फुल फॉर्म बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। इसका जो एस्टेब्लिश्ड ईयर है वो 7 मई 1960, ठीक है, 7 मई 1960। मैं आपसे पूछूं कि BRO जो है वो किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? कौन से मिनिस्ट्री जो है वो इसे इसका ऊपर किस मिनिस्ट्री का कंट्रोल रहता है ना, किस चीज़ का दबदबा रहता है BRO का? तो BRO का जो रहता है वो अभी 2015 के बाद, या 2015 से कह सकते हैं हम, 2015 से मिनिस्ट्री ऑफ जो डिफेंस है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, बहुत इंपॉर्टेंट है। छोटा सा ये सिली सा क्वेश्चन भी बन सकता है कि जो BRO है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, सबको पता है ये जो हाइट पे बनने वाली जो सड़कें होती हैं या सुरंग होती हैं, उसके अंडर ये सारा कंस्ट्रक्शन BRO संभालता है। गेटिंग? अभी इसकी मिनिस्ट्री कौन सी है? तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, ठीक है। 2015 से पहले ये कौन से मंत्रालय संभालता था इसे? जो सड़क परिवहन मंत्रालय होता है ना, रोड मिनिस्ट्री वाला, वो वाला। तो अभी 2015 से मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत ये आता है। और इसके डायरेक्टोरेट जनरल कौन है? 28 जो डायरेक्टोरेट जनरल हैं, DG, डायरेक्टोरेट, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं महानिदेशक, महानिदेशक, इसमें डायरेक्टोरेट जनरल, डायरेक्टोरेट जो जनरल है, डायरेक्टोरेट जनरल कौन है इसके? कोई मुझे कमेंट में बताएगा। रघु श्रीनिवासन जी, रघु श्रीनिवासन। गेटिंग? तो ये BRO से रिलेटेड था। और अभी हाल ही में जो चर्चा में जो थी वो कौन सी थी? निम्मू पदम दारमा सड़क जो थी वो थी, और शिंकुला दर्रे से, शिंकुला सुरंग से होकर के जाती है वो सड़क। और लद्दाख और हिमाचल प्रदेश वाला जो दो स्टेट हैं, एक तो है स्टेट और एक है UT, है ना, तो लद्दाख और हिमाचल प्रदेश को वो दोनों कनेक्ट करती है, ठीक है। और ये BRO के बारे में मोटी मोटी बात जो है वो हमने इसमें डिस्कस कर ली है। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन होता है, इसका एस्टेब्लिश्ड ईयर ये होता है, किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है और कौन इसको अभी संभाल रहे हैं, मतलब कौन इसके DG हैं, डायरेक्टोरेट जनरल जो हैं वो। बात करते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की। कच्चा तीवू द्वीप जो है, कच्चा तीवू द्वीप जो है अभी चर्चा का विषय बना हुआ है। कच्चा तीवू द्वीप जो आइसलैंड होता है वो, सबसे पहली बात ये कहाँ पर आता है? तो ये श्रीलंका में है। कहाँ? श्रीलंका में है। तो अभी हाल ही में कुछ विवाद बना हुआ है भारत के और श्रीलंका, ठीक है। सबको पता है साउथ पार्ट में ये विवाद हो रहा है। अगर मैं इंडियन मैप की बात करूं तो ये डाउन साइड एरिया है, ठीक है, और यहाँ से मन्नार की खाड़ी और इधर से ये श्रीलंका। इस तरीके से अपन मैप में अपन मैपिंग ऐसे ही करते हैं। गेटिंग? अब बात करते हैं कि यहाँ पे भारत और श्रीलंका के बीच में विवाद हो रहा है कि तमिलनाडु के जो मछुआरे हैं साउथ वाले रीजन के, वो यहाँ पर आ सकते हैं कि नहीं, है ना। तो यहाँ पे अभी 1976 के अंदर एक समझौता हुआ था, एक एग्रीमेंट हुआ था, जिसमें इसे एक जोन घोषित किया गया था, नो गो जोन। मतलब इसमें भारत का प्रवेश जो है वो नहीं है, इसमें कोई इंडिया का इंटरफेरेंस नहीं होगा। ये जो द्वीप है ये श्रीलंका के उसमें ही है, लेकिन अभी श्रीलंका के अंडर में ही है, लेकिन अभी वापस से कच्चा द्वीप जो द्वीप है वो श्रीलंका के अंदर अवस्थित है। लेकिन अभी इसके ऊपर जो विवाद चल रहा है ना, कंट्रोवर्सी जो चल रही है वो इसी पर है कि भारत का भी इसके अंदर कुछ ना कुछ
हमें मतलब परमिट करो, है ना। इंडियन जो वहाँ के जो तमिलनाडु के जो साउदर्न पीपल हैं उनको भी यहाँ पर क्या है, आने का परमिशन दीजिए। तो कच्चा द्वीप जो द्वीप है वो श्रीलंका, भारत और श्रीलंका के बीच में विवाद का है, और 1976 के अंदर इधर एग्रीमेंट हुआ था नो गो जोन का। बात करते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की। अभी हाल ही में विश्व स्वास्थ्य दिवस, 1 अप्रैल को उत्कल दिवस, विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है। WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने ये डे फिक्स किया कि विश्व स्वास्थ्य दिवस, गेटिंग WHO की फुल फॉर्म वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, WHO, 1948, 7 अप्रैल 1948 के अंदर इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ। गेटिंग विश्व स्वास्थ्य दिवस की जो थीम है, विश्व स्वास्थ्य दिवस की थीम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जितने भी इंपॉर्टेंट डेज होते हैं तो उसमें थीम के ऊपर भी क्वेश्चंस बनते हैं। आपसे डे का डेट नहीं पूछेगा बट उसकी थीम ज़रूर पूछ लेगा कि थीम विश्व स्वास्थ्य दिवस के लिए वर्ष 2024 की थीम क्या रखी गई थी। तो थीम इज मेरा स्वास्थ्य मेरा अधिकार, मेरा स्वास्थ्य मेरा अधिकार, ठीक है। और इसमें कुछ बातें भी कही गई थी कि संतुलित आहार लें, व्यायाम करें और अपने स्वास्थ्य को बेहतर बनाएं। और WHO का बहुत बड़ा रोल रहा था कोविड में, है ना, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का। 7 अप्रैल 1948। कोई मुझे कमेंट करके बताएं कि इसके जो निदेशक हैं, जैसे BRO के मैंने निदेशक बताए थे, ऐसे इसके WHO के डायरेक्टरेट कौन है। चलिए, अभी सन्नति, ये सन्नति क्या है, सन्नति बौद्ध जो बौद्धिस्ट स्थल है वो कहाँ पर अभी पाया गया है। सन्नति बौद्ध स्थल जो है वो कहाँ पर, जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है 1861 में इसका गठन हुआ था। तो सन्नति बौद्ध स्थल अभी प्राप्त हुए हैं, उसके अवशेष मिले हैं। तो कहाँ पर अभी इसके अवशेष मिले हैं, तो कर्नाटक में। कहाँ पर, कर्नाटक में। कर्नाटक में भीमा जो रिवर है, भीमा नदी के तट पर कर्नाटक में सन्नति बौद्ध स्थल के जो अवशेष हैं वो मिले हैं, ठीक है। ASI, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जो कि 1861 में इसका गठन हुआ था, ठीक है। कहीं पर भी कोई भी अवशेष खोजे जाते हैं, जैसे कि अभी डायनासोर के भी खोजे गए थे, कहाँ पे खोजे गए थे, वो हमारे जैसलमेर में खोजे गए थे। तो ये ASI जो है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, तो 1861, और आई थिंक इसका हेडक्वार्टर जो है वो कोलकाता में है, ठीक। तो ये जो स्थल का जो एनविजन होता है ये ASI के द्वारा किया जाता है, जिसे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया कहते हैं। और सन्नति बौद्ध स्थल जो है वो कर्नाटक में भीमा नदी के पास में पाए गए हैं। बात करते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की। अभी इंडियन रेलवे, आपने पढ़ा होगा, इंडियन रेलवे जो है उसको इलेक्ट्रीफाई करने का एक ईयर टारगेट किया था। इंडियन रेलवे को पूरा कंप्लीट जो विद्युतीकरण होता है, इंडियन रेलवे को
विद्युतीकरण करने का जो टारगेट या लक्ष्य रखा गया था वो रखा गया था 2023 का, 2023 का। लेकिन अभी तक कितना परसेंट जो रेलवे है, कितनी परसेंट रेल लाइनों को कितना इलेक्ट्रीफाइड किया है, कितना परसेंट वर्किंग हो गया है? तो ये एक डिजिट नुमा क्वेश्चन बन जाता है कि हाल ही में अभी इंडियन रेलवे का जो विद्युतीकरण कार्य है वो कितना प्रतिशत संपूर्ण हो गया है। तो ये कितनी परसेंट रेल लाइनों को रेलवे ने विद्युतीकरण कर दिया है? 93.83। किसको? 93.83% जो है ये वर्क कंप्लीट हो चुका है, और अभी भी इसका लक्ष्य जो है वो अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। 2023 जा चुका है और अभी तक 93.83 जो परसेंट है, अभी सर्वे में देखा गया कि रेल लाइन कितनी इलेक्ट्रीफाइड हुई है, इतनी परसेंट ही ओनली इलेक्ट्रीफाइड हुई है। तो ये इंडियन रेलवे को विद्युतीकरण करने का जो लक्ष्य था वो 2023 था, लेकिन अभी तक 93.83% को ही रेल लाइनों को क्या किया है? इलेक्ट्रीफाइड किया गया है। गेटिंग? बात करते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की। अभी हाल ही में जो SCO की जो सुरक्षा परिषदों के सचिवों की जो बैठक हुई थी, SCO क्या है? SCO के बारे में जो शंघाई के जो सुरक्षा परिषद हैं, सुरक्षा परिषद है, सिक्योरिटी जिसे काउंसिल कहते हैं ना, सिक्योरिटी काउंसिल, सुरक्षा परिषदों के सचिवों की बैठक हुई है। तो इंडिया की ओर से किसने रिप्रेजेंट किया है अपने आप को? इंडिया की तरफ से कौन रिप्रेजेंटेटिव गया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अध्यक्षता की है सुरक्षा परिषदों की, या अमित शाह जी ने की है? किसने की है? तो सुरक्षा परिषद, आपको पता चल गया होगा कि हमारे जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं उनका नाम है अजीत डोभाल। तो अजीत डोभाल जी ने यहाँ पर इंडिया को रिप्रेजेंट किया है, यानी कि वहाँ पे जो लीडरशिप है इंडिया की जो कमान है वो इस बैठक के अंदर शंघाई कोऑपरेशन में अजीत डोभाल जी ने इसकी जो बागडोर है वो संभाली है। गेटिंग? तो किसमें? सुरक्षा परिषदों के जो सचिवों की बैठक हुई है तो उसमें अजीत डोभाल जी ने लीड किया है किसको? इंडिया को। और ये हमारे क्या है? राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार भी हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार। गेटिंग? तो ये आज की कंप्लीट न्यूज़ हुई कि मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना जो है वो न्यू दिल्ली में स्टार्ट हुई है, और इसे 1,000 रुपये की जो सहायता है, 1,000 रुपये की सहायता, आर्थिक सहायता दी जाएगी। और 3 लाख से कम जिसकी इनकम होगी, 3 लाख से कम जिस परिवार की इनकम होगी, उसी परिवार को ये 1,000 रुपये की आर्थिक सहायता ओनली ऑन महिलाओं को दी जाएगी। और दिल्ली की निवासी होनी चाहिए, ये भी एक इसमें कंडीशन, शर्त रखी गई है। तो मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना न्यू दिल्ली में स्टार्ट हुई है। 1 अप्रैल को हम उत्कल दिवस क्यों मनाते हैं? ओडिशा का, क्योंकि इधर गठन हुआ था, फॉर्मेशन हुआ था 1936 में। 1936 में 1 अप्रैल, ठीक है, उत्कल दिवस ओडिशा का फॉर्मेशन हुआ था। नेक्स्ट पे बात करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय बाजरा जो समारोह हुआ था उसका समापन कहाँ पर हुआ है? रोम में हुआ है। रोम में क्यों? क्योंकि यूनाइटेड नेशन का जो FAO का गठन हुआ है वो 1945 में हुआ है, और इसका जो हेड क्वार्टर है वो कहाँ? इटली, रोम में आता है। और 2024 को कौन से ईयर से, किस UN ने कौन से ईयर को अनाउंस किया है? जैसे 2023 इंटरनेशनल मिलेट ईयर था, तो ये इंटरनेशनल कैमेलिड ईयर, ठीक है, ऊंट, ठीक है, ऊंटनी जो भी, इंटरनेशनल कैमलिड ईयर जो है वो 2024 को
अनाउंस किया है किसने, यूनाइटेड नेशन ने। गेटिंग। अब बात करते हैं आदिवासी महिलाओं के द्वारा पहने जाने वाला जो रीसा स्टॉल है। रीसा एक वस्त्र का नाम है जिसे जीआई टैग में शामिल किया गया है, और ये कौन से स्टेट का है, त्रिपुरा स्टेट का है। और त्रिपुरा के अदर जो जीआई टैग उत्पाद हैं या प्रोडक्ट हैं वो मातावारी प्रसाद है और रिगनाई पचरा और एक रीसा। जो रिगनाई पचरा जो है वो हाथ से बुनाई करने वाला एक क्लोथ बोल सकते हैं, कपड़ा, ठीक है, हाथ से जो बुनाई की जाती है, हैंडीक्राफ्ट जिसे कहते हैं। जैसे हमारे राजस्थान में बहुत सारे हैंडीक्राफ्ट होते हैं, सांगानेरी प्रिंट, बगरू प्रिंट, ये सब छापे बूटे वाले, ये तो सेम रिगनाई पचरा जो है वो हाथ से बुना हुआ कपड़ा है जिसे जीआई टैग की लिस्ट में शामिल किया है। और 1999 में जो जीआई टैग जो एक्ट है वो पारित किया गया था, और फर्स्ट जो प्रोडक्ट था इंडिया का दार्जिलिंग टी था। और इसकी जो वैलिडिटी रहती है, जितने भी प्रोडक्ट को जीआई टैग मिलता है तो उनकी एक वैलिडिटी होती है कि कितनी वैलिडिटी तक ये इस लिस्ट में शामिल रहेंगे। तो इसकी वैलिडिटी होती है कंप्लीट 10 ईयर्स की। कितने ईयर्स की, 10 ईयर्स की इनका कंप्लीट वैलिडेशन होता है कि 10 ईयर्स तक इन प्रोडक्ट को, यानी कि जैसे मातावारी प्रसाद को अभी दिया गया है तो इसकी वैलिडिटी 10 ईयर तक रहेगी। ठीक, चलिए बात करते हैं बीआरओ की। बीआरओ की बात क्यों की गई थी, क्योंकि निम्मू पदम दारचा जो सड़क परियोजना है वो शिंकुला सुरंग से होते हुए अभी जस्ट इसका सड़क का निर्माण हुआ है, तो लद्दाख और हिमाचल प्रदेश को जोड़ती है। बहुत इंपॉर्टेंट है, लद्दाख एक केंद्र शासित प्रदेश हो गया, यूटी हो गया, और एक ये हिमाचल प्रदेश स्टेट हो गया। गेटिंग। तो हिमाचल प्रदेश में जो शिंकुला सुरंग है जो कि हिमाचल प्रदेश के अंदर ही अवस्थित है, तो ये यहाँ से होकर के गुजरेगी। बीआरओ ने ही इसका कंप्लीट जो कंस्ट्रक्शन है वो कंप्लीट कंट्रोल में किया है। तो बीआरओ का जो एस्टेब्लिश्ड ईयर है वो आता है 7 मई 1960, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत आती है 2015 से। और 28 जो डायरेक्टरेट जनरल हैं किसके, बीआरओ के, वो है रघु श्रीनिवासन। कच्चा द्वीप जो है वो श्रीलंका में आता है, और भारत और श्रीलंका के अंदर अभी इसमें विवाद चल रहा है ओनली ऑन एक प्लेस को लेकर के। और 1976 के अंदर जो इसमें एग्रीमेंट हुआ था वो था नो गो जोन, यानी कि इसमें अभी इंडियंस पैरामीटर के जो लोग हैं वो इसके अंदर अभी एंट्री इनकी नहीं है, इन्हें मना किया गया था। विश्व स्वास्थ्य दिवस जो है वो 7 अप्रैल, ठीक, और WHO का गठन हुआ 7 अप्रैल 1948 को, और इसका जो थीम था 2024 के लिए वो था मेरा स्वास्थ्य मेरा अधिकार। इसके निदेशक मैंने आपको कमेंट करने के लिए कहे थे, ये आपका एक HWB आप ले सकते हैं। और अभी हाल ही में जो सन्नति बौद्ध स्थल के जो अवशेष पाए गए हैं वो कहाँ पर पाए गए हैं, कर्नाटक में भीमा नदी के पास में। और 1861 में जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया होता है वो ही इनके ऊपर क्या करते हैं, वर्क करते हैं। जैसे कहीं से कोई खदान निकली है ना, अभी जम्मू कश्मीर के अंदर लिथियम के बहुत से भंडार मिले हैं, बहुत से भंडार, ठीक है, कहाँ पे मिले हैं, जम्मू कश्मीर के अंदर J&K में। लिथियम के भंडार मिले हैं J&K में। तो ये ASI आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने इंडियन रेलवे को जो कंप्लीट इलेक्ट्रीफाइड करने का जो टारगेट रखा था, विद्युतीकरण करने का जो टारगेट रखा गया था वो कितना रखा गया था, 2023 वर्ष रखा गया था। लेकिन अभी तक कितनी रेल लाइन हुई है, 93.83%। ये भी एक इम्पॉर्टेंट डिजिट में क्वेश्चन बन सकता है। डिजिट वाला क्वेश्चन होता है ना, और स्पेशली बजट में भी ये बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे रेपो रेट जो होती है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की, तो उस पर भी बेस्ड ये डिजिट वाले क्वेश्चन में आपसे पूछ सकता है कि 93.83% जो है वो रेल लाइन जो है वो इलेक्ट्रीफाइड कर दी गई है। और अभी SCO जो शंघाई कोऑपरेशन सुरक्षा परिषदों के सचिवों की जो बैठक हुई है उसमें इंडिया को लीड किसने किया है, अजीत डोभाल जो कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं। तो आज की करंट अफेयर की सीरीज यही कंप्लीट होती है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच।